हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हुआ क्या है, केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास करा है और उस रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि केरला नाम को चेंज करके हम अपनी स्टेट का नाम केरलम करना चाहते हैं। तो क्या इस रेजोल्यूशन को पास भर करने से क्या इसका स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा, और अगर कोई स्टेट का नाम चेंज करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, ये आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। यहाँ पे साथ साथ इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज भी करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि आप आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप इसके अंदर इन्वोक कर दें, जल्दी से जल्दी इमीडिएट इफेक्ट से आप आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू कर दें। राइट, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन। तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 3 इसके अंदर मेनली हम इसके अंदर पॉलिटी के टॉपिक में समझेंगे। तो देखिए, केरला असेंबली वेडनेसडे मतलब कल ही रिजोल्यूशन एक पास करा है जिसके अंदर कहा है सेंटर को कि वो रीनेम करे केरलम इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड। सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर स्टेट का नाम केरला की जगह केरलम होना चाहिए, ऐसा केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पारित करा है। यहाँ पर जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रेजोल्यूशन अनएनिमसली पास करा है, मतलब सर्वसम्मति के द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल 3। यहाँ पे देखिए, द नेम ऑफ अवर स्टेट इन मलयालम इज केरलम, कि केरला का जो स्टेट का नाम जो मलयालम के अंदर है, मलयालम लैंग्वेज के अंदर, वो केरलम है। आपको मैं ये बता दूं कि केरला स्टेट जो बना था 1 नवंबर 1956 को बना था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने उसको लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनाया था। है ना, एक बहुत बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी है कि लैंग्वेज की बेसिस पे उनका एक मलयालम लैंग्वेज की बेसिस पे एक स्टेट होना चाहिए, ऐसा इस रेजोल्यूशन में कहते हैं। ये कहते हैं, देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही हम ये अपना अधिकार मांग रहे थे कि हमको क्या करना है, हमको एक नया स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, और हमें ये लैंग्वेज की बेसिस पे नया स्टेट मिला तो सही नवंबर 1 1956 के अंदर, बट यहाँ पर हमारा नाम जो है वो केरला रखा गया। अब जब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट मिला है तो लैंग्वेज के बेस पे ही इसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि केरला की जगह हमको केरलम यहाँ पर करना है। और देखिए, दिस असेंबली इज अनएनिमसली रिक्वेस्टिंग यूनियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमीडिएट स्टेप लें जिससे कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगाया जाए, जिससे कि स्टेट का नाम जो है वो केरला की जगह केरलम करा जाए। अब यहाँ पर जो आपको सब कुछ समझना है इसके अंदर, अगर पूरा इस टॉपिक को समझना है तो आर्टिकल 3 बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं उससे पहले आर्टिकल 3 समझाने से पहले मैं बताता हूं कि केरला ने ये जो रेजोल्यूशन पास करा है, ठीक है, अब ये रेजोल्यूशन जाएगा होम मिनिस्ट्री के अंदर, और होम मिनिस्ट्री अगर चाहेगी तो, अगर होम मिनिस्ट्री चाहिए, हो सकता है होम मिनिस्ट्री यहाँ पर कुछ स्टेप ही ना ले, ठीक है, यहाँ पर होम मिनिस्टर अगर चाहेगी तो पहले उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। किससे? बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्री से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सर्वे ऑफ द इंडिया, इन सब से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि केरला नाम को हम केरलम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज करी जाती है। अगर ये यूनियन मिनिस्ट्री कर देती है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनाइजेशन से ले लेती है, तो उसके बाद ये जाएगा कहां पर, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये बिल जो होगा पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। अब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोसीजर है, तो हम पूरा आपको आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी यहां पर समझा रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को ऑथोराइज करा जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया जाएगा कि अगर कोई भी स्टेट को, आपको मान लीजिए कोई एक स्टेट है, उसके 2 टुकड़े करके अलग अलग स्टेट बनाना है, या फिर किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है या किसी स्टेट का एरिया कम करना है, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर नहीं है, ये पार्लियामेंट ही ये कर सकता है। या फिर आपको कोई भी एरिया इंक्रीज करना है, जैसे एरिया डिक्रीज करना है, एक स्टेट से 2 स्टेट बनाने हैं, या 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बनाने हैं, या फिर बाउंड्रीज अल्टर करनी है स्टेट की, या फिर स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, तो पार्लियामेंट ही ये कर सकता है। यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है। अब ये भी समझिए, आर्टिकल 3 में ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ऐसी पावर क्यों नहीं दी गई, यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसी पावर क्यों नहीं दी गई, और पार्लियामेंट को क्यों दी गई, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर अपने लिए है। तो यहां पर ये अपन समझते हैं। देखिए कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक फिलॉसफी है हमारी, दैट इज कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज क्वाज़ी फेडरल। ये क्वाज़ी फेडरल है, बट क्वाज़ी फेडरल है, और यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर यूनिटरी टिल्ट है, यूनिटरी टिल्ट। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर हमारा फेडरलिज्म को एक लाइन में अगर आपको बोलना है तो आप इस तरह से एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं कि हमारा फेडरलिज्म जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म दे रखा है वो क्वाज़ी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट, मतलब हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर और स्टेट का रिलेशन देखेंगे तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है। अगर हम शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट भी देखते हैं तो लिस्ट के अंदर जो पावरफुल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेंटर के पास है ना। और इसी तरह से आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अगर स्टेट का कोई भी एरिया डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है या फिर उसकी बाउंड्री चेंज करनी है तो ये अधिकार, या फिर उसका नाम चेंज करना है तो ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। तो यहाँ पर इस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तो पता चल गया सबसे पहले कि भाई पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इन डिसाइडिंग दिस थिंग्स। ठीक है, इन चीजों को ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम बॉडी हो जाएगा। राइट, अब कैसे होता है कि करके हम इस प्रोसीजर को करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही बिल पास करना होता है ना, तो बिल जो होता है, जैसे मान लीजिए बिल हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने बना दिया। ठीक है, अब इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। प्रेसिडेंट की सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेंटर है ना, यहाँ पर मोदी जी का मतलब सेंटर सोचो। सेंटर ने कहा है कि वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम चेंज हम करना चाहते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट बोलेगी भैया पहले मेरी प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होगी, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंदर देखना होगा। तो सेंटर बोलेगा भैया ठीक है प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड, तो रिकमेंडेशन दे दीजिए। पर प्रायर रिकमेंडेशन से पहले इनको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहिबा को क्या करना पड़ेगा कि स्टेट से पूछना पड़ेगा, उस कंसर्न स्टेट से पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इसका नाम बदला जाए या फिर इसकी बाउंड्री बदला जाए, कोई भी चीज आर्टिकल 3 में जो आ रही है उसके अंदर। वेट, आई हैव टू फर्स्ट रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये बिल है। ठीक है, इस बिल के अंदर मान लीजिए कोई स्टेट का नाम चेंज करना है या फिर स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है। ठीक है, इस बिल को प्रेसिडेंट क्या करेंगी, सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर या तो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम तक आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है, या तो आपको इसके अंदर हाँ बोलना है, ना बोलना है, या फिर कुछ मत बोलो। जो भी ये बोला जाएगा स्टेट के द्वारा, कुछ भी बोला जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब यहां पर प्रेसिडेंट सिर्फ एक तरह से इससे पूछ रहा है। ठीक है, इससे प्रेसिडेंट पूछ रही है। ठीक है, और सिर्फ इसके अप्रूवल नहीं चाहिए। यहां पर जो भी ये बोलेंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो देखिए यहां पर Before recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified time period। जैसे कि यहां पर इनसे पूछा गया, राइट। इसके बाद the president और parliament is not bound by the views of the state। स्टेट का कोई भी व्यू होगा तो स्टेट का अप्रूवल यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, उससे प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट जो है ना वो बाउंड नहीं है, राइट। एंड में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन द टाइम। और अगर टाइम से रिसीव्ड ही नहीं करा, मान लीजिए यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो पूरा का पूरा बिल्कुल उसको इग्नोर ही कर देती है कि हम इग्नोर ही कर देता है, टाइम से हम इसको जवाब ही नहीं देंगे। तो टाइम से जवाब नहीं देंगे तो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि स्टेट ने अपना जवाब दे दिया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे वो डिसाइड करा जाएगा, प्रेसिडेंट के ऊपर या फिर पार्लियामेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का। अब जब मैं प्रेसिडेंट यहाँ पर वो वर्ड यूज कर रहा हूँ तो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट इज वर्किंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इट इज दस क्लियर, इसलिए क्लियर है दैट कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइजेस द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अथोराइज कराया, और क्यों अथोराइज कराया, बिकॉज ऑफ द क्वाजी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट वाली फिलॉसफी के कारण। ठीक है, टू फॉर्म द न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया बाउंड्री और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। बिना उनकी कंसेंट के जो है पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट ये सब चीजें चेंज कर सकता है। इन अदर वर्ड्स पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट जो होगा रीड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसीलिए कहा जाता है कि यूनियन जो है ना उसको तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, यूनियन जो है एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है भारत का, यूनियन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर स्टेट को डिस्ट्रक्टेबल मतलब स्टेट की आप बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, दो स्टेट को तोड़कर नए स्टेट, दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकते हैं, एक स्टेट को तोड़कर दो नए स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी इसके अंदर अगर हम केरला के अंदर देखें तो अभी इन्होंने अर्ज कराया सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब क्या होगा, जैसे कि हमने समझा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो क्या करेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगी, फिर ये जो रेजोल्यूशन होगा वो बिल की तरह जाएगा,
और बिल में जाने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की रिक्वायर्ड होगी। और उसके पहले प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो स्टेट कंसर्न है, यहाँ पर केरला है, वहां से एक बार उनका व्यू जानना होगा। व्यू इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एज वेल एज ऑन द पार्लियामेंट। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद फिर ये जो होगा ये आएगा पार्लियामेंट के अंदर बिल, ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर बिल आएगा, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है तो केरला का नाम केरलम हो जाएगा। So that's the procedure of Article 3 and that's all for today's class. Thank you so much. क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाथफाइंडर एक आपके लिए उड़ान बैच लेके आया है। दिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस, लाइव आंसर राइटिंग और बहुत सारे फीचर्स। ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ 8,420 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी काफ़ी कम था, पहले 9,999 है। इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट अभी मिल रहा है और आपको सिर्फ 8,420 रुपीज़ के अंदर यहाँ पर। ध्यान रखें कि यहाँ पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो लाइव डीवी कोड यूज़ करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ आप उड़ान का जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो टीचर्स हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर प्राइस जो हो जाता है वो 14,315 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ ऑप्शनल अगर आप अलग से लेना चाहते हैं सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी और PSIR ऑप्शनल 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसका प्राइस भी बहुत कम है, 8,420 रुपीज़ है। यहाँ पर भी आप लाइव डीवी कोड के साथ ये ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। इसी के साथ NCERT बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है। 6 से लेकर 12th क्लास के NCERT का बैच यहाँ पर है, जिसके अंदर डिफरेंट टीचर्स आपको NCERTs पढ़ाएंगे। इसी के साथ NCERT प्लस कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जैसे दैट इज उड़ान बैच भी आप ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, यहाँ पर लाइव डीवी कोर्स से ले सकते हैं। 11,789 रुपीज़ का प्राइस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।